एकाकी का टाइगर्स तो मिल गया, लेकिन हमारे एवेंजर किधर है? एक अकेला बंदा जैक की पूरी आर्मी से नहीं लड़ सकता। मुझे इनविटेशन आया था आशीष भाई का और मैं गया था एकाकी के प्रीमियर पे। एकाकी फाइनल चैप्टर देखने के बाद मेरे पास कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैं हासिल करना चाहता था। मैं सोचा कि आशीष भाई से डायरेक्ट पूछ लूँ, लेकिन नर्वस होने के कारण मैं नहीं पूछ पाया। सवाल था नेक्स्ट सुपर हीरो कौन, इसीलिए मैं चला गया अपना सुपर हीरो बनाने। SCK प्रेजेंट्स एकाकी द केज। कहानी शुरू होती है डोंगरी की गलियों से। वहाँ पर लगी हुई एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान जिसमें काम करता था हमारा सुपर हीरो रिजवान। रिजवान एक IIT ग्रेजुएट है, लेकिन वो इधर क्यों काम कर रहा था ये आगे स्टोरी में पता चलेगा। वो मोबाइल रिपेयर कर ही रहा होता है, तभी करीम की एंट्री होती है। करीम उसका अच्छा दोस्त है। करीम चुरा के फ़ोन ला के देता है रिजवान को अनलॉक करने के लिए। तो करीम आज भी एक फ़ोन लाया होता है जो रिजवान को देता है। रिजवान को ये काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरी थी। रिजवान वो फ़ोन ले लेता है और उसे अनलॉक करने की ट्राई करता है। तभी किसी इंसान के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रो रो के कह रहा था कि मेरे मालिक का फ़ोन चोरी हो गया है, जो कि मैं बनाने के लिए लेके आया था। तभी रिजवान को अफसोस होता है। वो अपने पास रखे हुए फ़ोन को कचरे में फेंक देता है और वो शख्स के पास जाता है। वो बूढ़े इंसान के पास जाता है और कहता है आप नंबर बताइए, मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ। तभी कॉल करने के बाद कचरे से रिंग आती है और वो शख्स को अपना फ़ोन मिल जाता है। करीम बोलता है भाई मैंने तो ये सोच के चुराया था कि ये बुढ़े को ये आईफोन का क्या काम, इससे अच्छा मैं रख लेता हूँ, कोई बंदी तो इम्प्रेस हो जाएगी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी एक SUV आ जाती है और उसमें से एक हाथ निकलता है जिसके हाथ में सिगार होती है। सभी लोगों के सर झुके हुए होते हैं, खौफ का माहौल होता है। वो शख्स रिजवान को बुलाता है अपने करीब। जैसे ही रिजवान पास आता है वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुझे क्या लगता है मैं कोई वसूली वाला दलाल हूँ जो तेरे पास आके भीख मांगता रहूँ? अगर शाम तक मेरे पैसे नहीं आए तो घर खाली करके चला जाना, जैसा तेरा बाप किया था तेरी माँ को छोड़ के। रिजवान अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन किसी तरह से काबू कर रहा है। भाव उसे धक्के मार के गिरा देता है और चला जाता है। करीम आता है और रिजवान को उठाता है। रिजवान तभी बोलता है साला बदला ले रहा है, इसके आदमी लोग को इधर ही मारा था ना, लूँगा हिसाब लूँगा, हर एक चीज़ का हिसाब लूँगा, वक्त आने दे। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है 2 महीने पहले। रिजवान लैपटॉप लेके अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है। वो जिस US की कंपनी में 3 महीने से ट्राई कर रहा होता है, फाइनली उसमें उसकी जॉब लग जाती है। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो भागते भागते अपने अम्मी के पास जाता है, अम्मी को सारी बातें बताता है। उसकी अम्मी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यार अब तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज रिजवान के अब्बू होते तो वो भी कितने खुश होते। रिजवान अपनी अम्मी से कहता है अगर वो होते तो उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो किसी और के साथ होते। ये बात सुन के उसकी अम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। रिजवान का मूड ख़राब हो जाता है। वो अपने कमरे में चला जाता है और वो गुस्से में अपना कमरा बंद कर लेता है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब उसको चिढ़ाया करते थे लोग कि उसका बाप दूसरी शादी कर रहा है। तभी डोर पे ठक ठक की आवाज़ आती है। रिजवान की अम्मी दरवाज़ा खोलने जाती है। उधर से भाऊ के गुंडे आते। रिजवान की माँ ने रिजवान की पढ़ाई के लिए लोन लिया था भाऊ से, उसी का पैसा मांगने ये गुंडे आए। भाऊ के गुंडे बदतमीजी से बात करते। उसकी अम्मी समझाते हुए मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, ऐसे घर पे मत आया करो, अभी तो मेरे बेटे की जॉब भी लग चुकी है, मैं 1 महीने में आपके पैसे लौटा दूंगी। उसमें से एक गुंडा अरे खाला 2 महीने से सुनते आ रहा हूँ आपका बेटा पी जॉब पे लगेगा, पी जॉब पे लगेगा, बोलते बोलते 2 महीने हो गए। ये क्या जॉनी लीवर की पिक्चर चालू है, जो अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, बोल रहा है। बहुत हो गया है तुम्हारा, आज खाली हाथ गया ना, भाऊ मेरे को किसी को हाथ मिलाने लायक नहीं छोड़ेगा। भाऊ ने स्ट्रिक्ट वार्निंग, वो क्या बोलते थे, स्ट्रिक्ट वार्निंग, हाँ स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है। तभी उसमें से एक गुंडा बोलता है भाई वो फ्रेम के बाजू में मेडल दिख रहा है, 1 लाख का तो होगा, वो लेके चलते। रिजवान की अम्मी गिड़गिड़ाते हुए कह रही होती है कि वो मेरे शोहर का है, वो मत लेके जाओ, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। फिर वो गुंडे घर के अंदर घुसते हैं और रिजवान की अम्मी को धक्का मार के गिरा देते हैं। रिजवान की अम्मी को चोट लग जाती है, वो जोर से चिल्लाती है, रिजवान को बुलाती है। गुंडे मेडल निकाल ही रहे होते हैं कि आवाज़ सुनकर रिजवान आ जाता है। अम्मी को उस हालत में देखकर वो अपना काबू खो देता है। एक एक गुंडे की अच्छे से धुलाई करता है। भाऊ ये सब बाहर से देख रहा होता है। तभी वो अपने चमचे इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है। इंस्पेक्टर पाटिल। पुलिस आती है और रिजवान को पकड़ लेती है। रिजवान करीम को बोलता है तू अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा, उनका ख्याल रख। रिजवान टूट चुका था,
सब कुछ बिका हुआ था। सिस्टम के आगे सब झुक रहे थे। पुलिस वाले रिजवान को बहुत मारते हैं भाव के कहने पे। रिजवान की अम्मी उन पुलिस वालों से कहती है कि मेरे बेटे की गलती नहीं है, वो तो बस अपनी रक्षा कर रहा था। सभी को पता था रिजवान बेगुनाह था, लेकिन किसी को भी भाव के खिलाफ नहीं जाना था। रिजवान ऐसे सिस्टम से तंग आ चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दिन चालू डोंगरी की लाइफ, वही चप्पल वही फाइट। सिस्टम बोले नो एंट्री, पर ये गेम अब है ऑन मी। इनविजिबल मुंबई का घोस्ट मैं, सबका रॉबिन हुड पर अलोन मैं।